इस जंग ने इसराइल को उसके हकीकी हुजूम में वापस ला खड़ा किया है। जबकि इससे पहले वो जिस ताकत का मुजाहरा कर रहा था, उसने इससे इसराइल उज़्मा जैसे तस्वुरात तक पहुंचा दिया था। इल्ज़ाम का रुख वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तरफ मोड़ दिया गया है। इसराइल अवाम के लिए ये तस्लीम करना कि अमरीकी पुष्ट पनाही के बगैर उनकी रियासत अपनी कुव्वत अमल का बड़ा हिस्सा खो देती है, शिकस्त तस्लीम करने से भी ज़्यादा तकलीफ दे है। अस्सलाम वालेकुम, द लास्ट टाइम में खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रातों से इसराइल में जारी शोर-ओ-गुल, जो गालिब इम्कान है कि गुज़िश्ता 3 बरसों में तेल अवीव की जानिब से लड़ी गई जंगों, ख़ुसूसन ईरान के ख़िलाफ़ हालिया जंग के मजमूई नताइज सामने आने के साथ मज़ीद बढ़ जाएगा। एक गहरे एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ और उसकी जो आश्कारा की गई है उसकी अक्कासी करता है। इस जंग ने इसराइल को उसके हकीकी हुजूम में वापस ला खड़ा किया है। यानी जो उसका स्टेचर था, जो उसकी सिचुएशन थी, जो उसका एक ज़ाहिरी उसका साइज़ था, उसमें वापस ला के खड़ा कर दिया है। यानी एक ऐसी रियासत के तौर पर जो अस्करी, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर अमरीकी इरादे की ताबे है। जब अमरीका अपनी मखसूस मसलहतों और महदूद अख्तियारात के बायस अपनी इत्तेहादी रियासत के अज़ाइम और उसकी चालबाजियों पर हद मुकर्रर करने पर मजबूर हुआ, तो इसराइल की असल हकीकत आश्कारा हो गई। इस तनाजुर में अमरीकी हमायत के दायरे के सुगड़ते ही इसराइल की सख्ती कमज़ोरियाँ नुमायाँ हो गईं। जबकि इससे पहले वो जिस ताकत का मुजाहरा कर रहा था, उसने इससे इसराइल उज़्मा जैसे तस्वुरात तक पहुंचा दिया था, जिसका इज़हार उसके रहनुमा खुद कर रहे थे। ग्रेटर इसराइल और अपने आप को जो जिस तरह तकब्बुर का मुजाहरा कर रहे थे, वो पूरी दुनिया के सामने है। जिन ड्रामाई वाक़यात ने 2 रोज़ कबल बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर हमले के बाद जन्म लिया, ख़ुसूसन ईरानी धमकियों ने, जिनके नतीजे में लुबनान में फ़ौरी और जामे जंगबंदी मुसल्लत की गई और अमरीका ईरान मफादती यादाश्त की राह हमवार हुई, वो इस तज्ज़िये की मज़ीद तस्दीक करते हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमला दरअसल वाशिंगटन की जानिब से कशीदगी का दरवाज़ा बंद किए जाने से कबल आखिरी मरतबा अपनी गुंजाइश बढ़ाने की एक बेबस कोशिश दिखाई देता है। ताहम ये जुआ ना सिर्फ नाकाम हुआ, बल्कि उसने इसराइली फ़ैसलों पर अमरीकी सरपरस्ती को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। लेकिन इस कमज़ोरी के अश्कार होने का मतलब ये नहीं कि इसराइल इसका एतराफ़ भी करेगा। ऐसा महसूस होता है कि इनकार इस सूरत हाल से निपटने का एक बुनियादी तरीका बन चुका है। इसराइल अवाम के लिए ये तस्लीम करना कि अमरीकी पुष्ट पनाही के बगैर उनकी रियासत अपनी मज़ीद मौसर कुव्वत अमल का बड़ा हिस्सा खो देती है, शिकस्त तस्लीम करने से भी ज़्यादा तकलीफ दे है। इसलिए मौजूदा इसराइली नाराज़गी के साथ साथ ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की मुहिम भी जारी है। इल्ज़ाम का रुख वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तरफ मोड़ दिया गया है। अपोजिशन के अलावा हुकूमती इत्तेहाद के बाज़ अनासिर भी नेतन्याहू को इस तबाही का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। सियासी और मीडिया हल्के नेतन्याहू को एक कुर्बानी के बकरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने इसराइल को अमरीकी फ़ैसलों का असीर बना दिया और उसकी खुद मुख्तार फ़ैसला साजी की सलाहियत को नुकसान पहुँचाया। तहम सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नेतन्याहू की ज़ाती नाकामी थी या पूरे इसराइली निज़ाम की? अगरचे सियासी फ़ैसले की ज़िम्मेदारी नेतन्याहू पर आयद होती है, लेकिन जंग से कबल के इसराइल मौक़िफ़ का जायज़ा लेने से मालूम होता है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों फ़ौजी और सिक्योरिटी इदारे और अवामी राय आमा बड़ी हद तक जंग के हक़ में थे। इसलिए ये नाकामी किसी एक फ़र्द की नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी है। इसराइली मीडिया में आजकल नाकामी, ज़िल्लत, स्ट्रेटजी तबाही और बड़ी पिसपाई जैसे अल्फाज आम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताहम ये सिर्फ जंगी नताइज की अक्कासी नहीं करते, बल्कि इसराइली शख्सियत के एक नफसियाती पहलू की भी निशानदेही करते हैं, जो अपनी कामयाबियों को हद से ज़्यादा बढ़ाकर पेश करता था और इसी तरह अपनी नाकामियों को भी हकीकत से ज़्यादा बड़ा बनाकर देखती है। इसका मतलब ये नहीं कि इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा या वो आसानी के साथ इससे बाहर निकल आएगा, और ना ही ये कहा जा सकता है कि उसके मुखालिफिन ने मुकम्मल और हतमी फतह हासिल कर ली है। हकीकत यह है कि इसराइल और अमेरिका ने एक मरले में, बल्कि एक अहम मरले में नुकसान उठाया है। लेकिन ये एक ऐसे तनाज़ा की सिर्फ एक जंग थी जो अभी ख़त्म नहीं हुई। इस हालिया मरले के असरात खित्ते की ताकत के तवाज़ुन पर गहरे होंगे और उनके आसार पहले ही नुमायाँ होना शुरू हो चुके हैं। ताहम तनाज़ा अब भी मुख्तलिफ इम्कानात के लिए खुला है और तमाम फ़रीक़ों के सामने मवाक़े और ख़तरात मौजूद रहेंगे।
फ़ौजी तसादम मुस्तकबिल में दोबारा भी हो सकता है, अगरचे फ़िलहाल इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिया गया है और ये मुमकिन है कि आइंदा ज़्यादा पेचीदा और दुश्वार रास्तों से सामने आए। इसके बावजूद मौजूदा नताइज एक बुनियादी हकीकत की निशानदेही करते हैं। इसराइल और अमेरिका को शिकस्त देना नामुमकिन नहीं, अगरचे ऐसी कामयाबी हासिल करने वालों पर अपने हासिल करदा नताइज को बरकरार रखने की भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है। आखिरकार ये बात एक बार फिर वाज़ेह हुई कि जब भी इसराइल के मफादात और उसके सबसे बड़े तहादी अमेरिका की तरजीहात में इख्तलाफ पैदा होता है, इसराइल अपने हकीकी हुजम में वापस आ जाता है, ख़ुसूसन उस वक्त जब अमेरिका अपनी महदूद गुंजाइशों के बायस अपने मफादात को तरजीह देने पर मजबूर हो। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी इख्तियारात को ये महदूदियत इसराइली ख्वाहिशात को रोकने के नतीजे में पैदा नहीं हुई, बल्कि ईरान और उसके तहादियों के दबाव का बराह रास्त नतीजा थी, जिसने अमरीका को बिल आखिर इस नतीजे तक पहुँचाया कि ख़ित्ते में एक सियासी तस्फिया नागज़ीर हो चुका है। इस दौरान इसराइल एक ऐसी ताकत के तौर पर सामने आया जो अमरीकी मदद के बगैर किसी बड़ी स्ट्रेटेजिक महाजराई को ना शुरू कर सकती है और ना ही जारी रख सकती है। इस जावी से मुख्तलिफ मौज़ू पर होने वाली जंग को भी समझा जा सकता है। ये बुनियादी तौर पर पहले अमरीकी और फिर इसराइली जंग थी, लिहाजा किसी भी महाज पर इसराइल की शिकस्त दर हकीकत अमरीकी मनसूबे और उसके इलाकाई असर रसूख की शिकस्त भी तस्वर की जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।